दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। टेस्ट नंबर 10 है ये, और 81 से आज 120 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये वीडियो कल अपलोड कर देना चाहिए बट कल नहीं कर पाया, उसके लिए माफ़ी। और हाँ, आप लोग प्लीज़ इसकी टेस्ट की सिनॉप्सिस ज़रूर बनाते रहिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे रिवाइज नहीं कर पाएंगे आप लोग यदि सिनॉप्सिस नहीं बनाएंगे तो। एटलीस्ट सिनॉप्सिस में वो पॉइंट ज़रूर लिखें जो आपके लिए नए हैं, या फिर करंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ताकि उन पॉइंट्स को आप रिवाइज कर सकें लास्ट में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में मैच कराना है सोर्स को, कहाँ से मैच कराना है, कहाँ से हम लोग फीचर्स लिए हैं, या फिर कौन से फीचर्स कहाँ से हम लोग सोर्सों को उठाए हैं। वैसे शब्द गलत लिखा है, बोरोड नहीं लिखना चाहिए था। बी आर अम्बेडकर साहब ने तो बोला भी था कि हमने उधार नहीं लिए हैं किसी से, हमने बस अच्छी चीज़ें पकड़ी हैं। अगर किसी अच्छी चीज़ से मोटिवेट हो रहे हैं तो उसको उधार लेना थोड़ी ना बोलता है। खैर, बोला जाता है संविधान के बारे में कि आधी चीज़ें, आधे से ज़्यादा चीज़ें तो उधार ली गई हैं। चलिए जल्दी से बता दीजिए कहाँ से क्या चीज़ ली गई है। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स ने तो हमारे यहाँ 300, 350, 400 साल राज किया ही है। तो काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ से उठाई हैं, और यहाँ के शासन प्रणाली से हम लोग परिचित भी हो गए थे काफ़ी, क्योंकि वही शासन काम ही कर रहा था हमारे यहाँ। तो देखो, कुछ ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीज़ें उठाई हैं, जो मोटी मोटी चीज़ें वो हम लोग देख ले रहे हैं। सबसे पहले देखो, पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ROL यानी रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप, स्पेशल प्रिविलेजेस मतलब विशेषाधिकार जो हैं, और ये बाई कैमरल सिस्टम यानी दुई सदनात्मक जो व्यवस्था है हमारे यहाँ, राज्यसभा और लोकसभा का। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। ठीक है, देखो, दो चीज़ होती हैं, रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन, और दूसरी चीज़ है PEL यानी प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ यानी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसको ध्यान रखना है, ये प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ है, ये जापान का है। ठीक है, ये जापान से उठाया है। और रूल ऑफ लॉ है, ये ब्रिटेन का है। तो ये याद रखना, यानी ये जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सही मैच है। क्लियर है? इन दोनों में फ़र्क होता है, कभी और डिस्कस कर लेंगे। ठीक, इवन फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये आपातकालीन प्रावधान जो हैं ये जर्मनी से हैं। ठीक है, जर्मनी से, ना कि ब्रिटेन संविधान से, ब्रिटिश के संविधान से। तो ये गलत मैच है, ये जर्मनी लगा देना। एक कॉन्करेंट लिस्ट जो है, समवर्ती सूची, ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, तो ये भी गलत है, क्योंकि ये दक्षिण अफ्रीकी संविधान लिखा है, ये भी गलत है, पहला भी गलत है। और इस संविधान संशोधन की प्रक्रिया 21 आर्टिकल में, जल्दी से बताएंगे, 368 में है। आर्टिकल 368 में संसद की संशोधन करने की शक्ति है। ठीक है, लेकिन एक दायरे के अंदर है, सब कुछ संविधान को संशोधन करने की शक्ति नहीं है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के। तो ये संशोधन करने की प्रक्रिया जो है ये साउथ अफ्रीका से है। ठीक है, साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। तो ये भी गलत मैच है। क्लियर है? तो इसका आंसर बी निकल के आ गया। चलिए आगे बढ़िए। 82 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस किस आर्टिकल में थे? केंद्र और राज्य संबंध किस आर्टिकल में पढ़े थे हम लोग? पार्ट नंबर 11 में। ठीक है, और पार्ट नंबर 12 में। 12 में क्या था? 12 में फाइनेंस और ट्रेड से रिलेटेड संबंध थे केंद्र और राज्य के। ठीक है, पिछले टेस्ट में ये क्वेश्चन था। और केंद्र राज्य संबंधों को लेकर सही बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए, संबंध को मजबूत बनाने के लिए, दोनों के बीच में यानी केंद्र और राज्य के बीच में कोऑर्डिनेशन लाने के लिए तमाम तरह की कमेटीज़ बनी है, वो भी हम लोगों ने पढ़ा था, याद आ रहा है? जैसे राजमन्नार कमेटी, सरकारिया कमेटी, पुंछी आयोग, ये सब पढ़े थे, इंपॉर्टेंट है वो भी, रिवाइज करते रहना। जिसमें से सबसे लेटेस्ट पुंछी आयोग था 2007 का। अब चलिए क्वेश्चन पे पढ़िए। क्वेश्चन का पहला पॉइंट पढ़िए, अंतर्राज्यीय परिषद, यानी ये इंटर स्टेट काउंसिल्स की बात कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, यानी संवैधानिक बॉडी हैं। संवैधानिक बॉडी का मतलब क्या होता है? इनकी चर्चा संविधान में है, यानी किसी आर्टिकल के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 2, 6 और 3 यानी 263 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। 263 में क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद हैं। इनको जोनल काउंसिल नहीं समझना, क्षेत्रीय काउंसिल नहीं समझना। ठीक है, क्षेत्रीय काउंसिल अलग चीज़ है। क्षेत्रीय काउंसिल, दूसरा पॉइंट में क्षेत्रीय काउंसिल के बारे में पूछा है। क्षेत्रीय काउंसिल ये स्टैट्यूटरी बॉडी होती हैं। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी यानी सांविधिक बॉडी,
सामुदायिक बॉडी का मतलब है कि इनका जिक्र संविधान में किसी आर्टिकल के फॉर्म में नहीं है, इनको संसद द्वारा अधिनियम के द्वारा लाया गया है। हाँ, कभी संवैधानिक दर्जा अगर मिल जाएगा तो भले ही कोई आर्टिकल उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी तक स्टैट्यूटरी बॉडी है। जोनल काउंसिल, और जोनल काउंसिल हम लोगों ने कितना पढ़ा, टोटल 5 पढ़ी थी, ठीक है। जो 4 डायरेक्शन है, 4 डायरेक्शन में 4 बैठा देना जोनल काउंसिल, और एक बीच वाली बैठा देना, ठीक है। यानी एक ईस्ट की काउंसिल होगी जोनल काउंसिल, एक नॉर्थ की हो गई, एक वेस्ट की हो गई, एक साउथ की हो गई, और एक मिडिल की हो गई, ठीक है। और इन 5 के अलावा एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए भी बनी है। तो टोटल 6 याद रखना, ठीक है। मेन 5 ही हैं, क्योंकि ये जो 5 हैं ये अलग अधिनियम के द्वारा लाई गई, और ये 6वीं बनी जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए, ये अलग अधिनियम के द्वारा लाई गई थी, ठीक, क्लियर है। और इनका चीफ कौन होता था, याद आ रहा, इनका मुखिया कौन होता था, चेयरमैन कौन होता था इन काउंसिल का, जोनल काउंसिल का, खुद होम मिनिस्टर साहब, गृह मंत्री, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और राज्य के जो सीएम है वो रोटेशनल बेसिस पे वाइस चेयरमैन बनते रहते हैं, ठीक है। चलिए, अब अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में हम लोगों ने सीख लिया, ये आर्टिकल 263 में है। और दूसरी बात हम लोगों को क्या सीखनी है, दूसरी बात सीखनी है कि इनको जो कॉन्स्टिट्यूट करता है, यानी इनकी स्थापना कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट साहब करते हैं। तो पहला पॉइंट आर्टिकल याद रखना है। दूसरा, इनका कॉन्स्टिट्यूशन कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन कौन करता है, प्रेसिडेंट साहब करता है, यानी गठन, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है, इनकी चेयरमैनशिप कौन करता है, किनकी, अंतर्राज्यीय परिषदों का चेयरमैनशिप कौन करता है, अध्यक्षता खुद पीएम साहब, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। याद रहेगा, ये 3 पॉइंट याद रखने हैं हमें। अब पहला पॉइंट पढ़िए, इंटर स्टेट काउंसिल जो है की अध्यक्षता और स्थापना भारत के राष्ट्रपति, स्थापना तो राष्ट्रपति साहब करते हैं, अध्यक्षता पीएम साहब करते हैं, इसलिए गलत हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट पढ़िए, सभी क्षेत्रीय काउंसिल यानी 5, ठीक है, ऑप्शन में यदि 6 रहेगा तो 6 मानना। सभी क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा की गई है। देखो, अभी आपने सीखा ना, क्षेत्रीय परिषद क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, सामुदायिक बॉडी है, और सामुदायिक बॉडी किसी अधिनियम के द्वारा लाई जाती हैं, तो उन्होंने वही अधिनियम ही लिख दिया, तो ठीक तो है। तो इसमें केवल 2 पॉइंट ठीक है, पॉइंट नंबर 2 केवल सही है, ठीक है, बी ऑप्शन। इसके आंसर की मैं ये शायद दृष्टि वालों ने गलत प्रिंट कर दी, या दूसरे टेस्ट की प्रिंट होगी शायद गलती से, तो मैं उसको करेक्ट करके भेजता रहूँगा, ठीक है। सॉल्यूशन उन्होंने ठीक लगाया, आंसर की में गलत प्रिंट है, लगभग सारे आंसर जो हैं वो की में अनमैच हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए 83 देखिए, इसको देख लीजिए, इसको कॉन्स्टिट्यूशन पर देख लीजिए, थोड़ा सा याद रहेगा। ये देखिए, मैं पीडीएफ खोला हूँ कॉन्स्टिट्यूशन की, आर्टिकल 263 दिख रहा है ना, 263 में क्या है, प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू एन इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल 263 याद रखना है, ठीक। चलिए 83 देखिए, 83 में एक राज्य में जिला न्यायाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट जज की बात कर रहे हैं, ठीक है, की नियुक्ति और पद स्थापना किसके द्वारा की जाती है। ये शब्द में यदि दिक्कत हो इंग्लिश वर्जन पढ़ लीजिए, अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग की बात कर रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज और सिविल जज में फ़र्क होता है, ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या होता है जल्दी से बताना कमेंट करके। तो इनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा, गवर्नर के द्वारा की जाती है, ठीक है, गवर्नर के द्वारा, क्लियर है, याद रहेगा। और हाई कोर्ट की जज की बात करें, यदि हाई कोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करें तो इनको अपॉइंट कौन करता है, इनको प्रेसिडेंट साहब करते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। हाई कोर्ट जज की जो अपॉइंटमेंट होता है वो 217 से होता है, ठीक है, 217 में पावर है प्रेसिडेंट के पास। और सुप्रीम कोर्ट के जज की यदि अपॉइंटमेंट करना है तो प्रेसिडेंट साहब किस आर्टिकल से करेंगे, 124 से, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़िए, 84 देखिए, जल्दी से मैच करा दीजिए, मैच कराना है इसमें। हरिसेन को याद रखिए, इसको याद ऐसे रख लीजिए, जैसे मैं इस तरीके से रखा हूँ। हरि किसको बोलते थे, विष्णु भगवान को, ठीक है, और विष्णु भगवान नागपाश पे कहाँ बैठते थे, समुद्र में, तो आप इसको समुद्रगुप्त से मैच करा सकते हो, ठीक है। मतलब ये कोई बहुत अच्छी ट्रिक नहीं है, बट मैं ऐसे ही याद किया हूँ। खुसरो साहब के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से परिचित होंगे, इनके बारे में क्या बोला जाता है, ये एक्टिव कहाँ थे, ये दिल्ली सल्तनत में थे, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में। और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा है, 8 शासकों का शासनकाल। इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये फैक्ट भी पूछा है पीसीएस, ठीक है, याद रखना, विटनेस हैं ये 8 शासनकाल का।
मतलब दिल्ली सल्तनत में आप बलबन से उठा के मोहम्मद बिन तुगलक का समय ले लीजिए, इसमें आठ शासक आ जाते हैं। खुसरो साहब बलबन साहब से लेके मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल तक इन्होंने इनके शासनों को देखा है, ठीक है। तो खिलजी वंशी कहाँ के थे? ये भी दिल्ली सल्तनत से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो ये सही मैच है। बाणभट्ट साहब हर्षवर्धन के थे, ये भी सही मैच है, ठीक है। कालिदास, अब एक ही ऑप्शन बचा है तो यही गलत मैच होगा। तो चंद्रगुप्त प्रथम ना होके एक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये थे कालिदास साहब, ठीक है। तो आंसर सी हो गया, क्योंकि गलत बताना है ना, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। याद रहेगा, आगे बढ़ें। चलिए 85 देखिए। 85 हिस्ट्री। पानीपत का युद्ध में बाबर ने राजपूतों के खिलाफ जिहाद का आदेश दिया, ठीक है। पहला पॉइंट सही है कि गलत है? पानीपत का युद्ध कब हुआ था? प्रथम वाला। पानीपत का पहला युद्ध जो था, बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट कब हुई थी? 1926 में, ठीक है। एंट्री मारी थी बाबर ने 1926 में, और इन्होंने लगातार 4 बैटल लड़ी और चारों में विजेता हुए थे, जीते थे, ठीक है। किस किस के बीच में लड़ी गई थी, जल्दी से बताइए? बाबर और इब्राहिम लोदी, ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी। तो राजपूतों के बीच में तो युद्ध ही नहीं लड़ा गया था, तो ये तो पॉइंट अपने आप गलत हो जाएगा ना। राजपूतों के खिलाफ जिहाद का आदेश तो जब राजपूतों के खिलाफ हुआ ही नहीं पानीपत का युद्ध, तो ये पॉइंट तो गलत हो गया, ठीक है। पहला पॉइंट गलत हो गया। राजपूतों का युद्ध कौन सी बैटल को कहा जाता है? बैटल ऑफ खानवा, ठीक है। 1927 में जो हुई थी, इसके जस्ट बाद जो हुई थी बैटल ऑफ खानवा के युद्ध, उसमें राजपूतों के खिलाफ बाबर का युद्ध हुआ था, ठीक है। उसमें जिहाद का आदेश दिया था बाबर ने, ठीक है। और ये पानीपत है कहाँ पे, बताएंगे जल्दी से? पानीपत कहाँ पे? हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा में मेंस में क्वेश्चन पूछता है कि पानीपत को ये जगह है, इसी को क्यों प्रेफर करते थे लोग, युद्ध करने वाले शासक लोग इस जगह को क्यों प्रेफर करते थे? ज़्यादातर युद्ध यहीं पे क्यों हुए हैं? पानीपत में। बताना, क्वेश्चन आंसर बताना, ठीक है। मेंस में 2-3 बार पूछा भी है। तो बाबर के जो 4 युद्ध हैं वो जल्दी से जान लीजिए। पानीपत का भी देखा आपने 1926 में, ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक। पानीपत का है हरियाणा में। दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध, ठीक है। ये 1927 में। खानवा का किस किस के बीच में? बाबर और जो मेवाड़ के राजा थे राणा सांगा साहब, ठीक है। बाबर और राणा सांगा, ठीक है। खानवा कहाँ पे है? खानवा राजस्थान में, ठीक है। अब मेवाड़ के राजा हैं तो कहाँ पे है? राजस्थान, ठीक। चंदेरी का युद्ध 1928 में, ठीक है। तीसरा बैटल कौन सी थी बाबर की? 1928 में चंदेरी का युद्ध। और चंदेरी कहाँ पे है? एमपी में है। किस किस के बीच में हुई? बाबर और मेदिनी राय साहब, ठीक है। मेदिनी राय, क्लियर है। और लास्ट में घाघरा के युद्ध, ये कब हुआ? 1529 में। देखो लगातार हुए 26, 27, 28, 29। और ये किस किस के बीच में हुआ? बाबर और अफगान के बीच। अफगान में कौन से शासक थे? मोहम्मद लोदी, ठीक है। बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच में युद्ध लड़ा गया घाघरा के युद्ध। घाघरा कहाँ है बताएंगे? घाघरा बनारस के पास है, ठीक है। वाराणसी, नियर वाराणसी। ये 4 युद्ध याद रखना, ठीक। चलिए पहला पॉइंट हम लोगों ने देख लिया, गलत हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, घाघरा के युद्ध बाबर और महमूद लोदी। घाघरा ये है, ठीक है। और उसमें कौन कौन है? बाबर और महमूद लोदी, ये भी ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 तो सही है ना, पॉइंट नंबर 2 करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए 86 देखिए। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। हुई कहाँ पे थी? ढाका में, ठीक है। ढाका में। कब हुई थी? 1906 में, ठीक है। 1906 में। और स्थापना किसने की थी? इसमें 3 लोग थे। कौन कौन थे? आगा खान साहब, सलीमुल्लाह खान साहब और मोहसिनुल मुल्क साहब। इन 3 लोगों ने स्थापना की थी मुस्लिम लीग की 1906 में, ठीक है। तो आंसर ढाका हो गया। आगे बढ़ें, चलिए 87 देखिए। क्रोनोलॉजी जल्दी से हम लोग क्रोनोलॉजी में बैठा लेते हैं। लखनऊ समझौता बता दीजिए, लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 का है, ठीक है। 1916 का। इसकी खास बातें क्या थी, जल्दी से बताइए। यहाँ पे रिजॉइन हुआ था, रिजॉइनिंग हुई थी। किस किस की रिजॉइनिंग हुई थी? मॉडरेट और रेडिकल विंग्स में, ठीक है। रेडिकल विंग्स में। इसका मतलब समझ रहे हैं? जो नरम दल के नेता थे और गरम दल के नेता थे, वो आपस में फिर से इन लोगों का रीयूनियन हो गया, मिल गए थे। क्योंकि वो सूरत विभाजन पड़ा है ना 1907 का, उसमें अलग अलग हो गए थे। क्योंकि सबकी विचारधारा अलग अलग हैं। इन दोनों ग्रुप, जो ये मॉडरेट हैं और रेडिकल विंग्स हैं, आप लोग समझ में आ रहा होगा कि इनकी विचारधाराएँ अलग अलग थी।
फाइट करने के तरीके अलग अलग थे। तो दो विचारधाराओं के लोग एक साथ एक ही नाव पर चलना आसान तो नहीं था। एक ग्रुप हाथ जोड़ने वाला था अंग्रेज़ों के सामने और एक ग्रुप अंग्रेज़ों का हाथ तोड़ने वाला था। इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट और है, यहाँ पर रीजनिंग के अलावा एग्रीमेंट में क्या हुआ था। एग्रीमेंट में बाल गंगाधर तिलक साहब कांग्रेस की तरफ से थे और मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना साहब थे। इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, तो लखनऊ समझौता हमने देखा 1906 में। स्वराज पार्टी जल्दी से बता दीजिए। 1923 में। 1923 में किस किस ने, संस्थापक कौन थे इसके, CR दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू। जलियांवाला मासेकर आप समझते हैं, ये 1919 का है। ठीक है, और तिलक साहब की मृत्यु 1920 में हो गई थी। ठीक है, 1920 में, और ये 1916 का है। तो जल्दी से मिला दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले 1916 आ जाएगा। ठीक है, बना जाएगा लखनऊ समझौता। 1916 के बाद फिर 19 आ जाएगा, यानी 3 नंबर आ जाएगा। फिर 1920 आ जाएगा 4 नंबर, और सबसे बाद का 1923 यानी 2 नंबर। 1342 इसका कोड हो गया। ठीक है, 1342 कहाँ पर है, C ऑप्शन में। क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए 8 में देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लिश में पढ़ लीजिए। इंग्लिश में सैलो लिखा है, ना कि स्वालो। स्वालो पढ़ लोगे तो कान खड़े हो जाएंगे, पता नहीं क्या चीज़ है। सैलो का मतलब तो समझते होंगे ना, खोखली टाइप की। सैलो होल्स, उबाला और पोल जी आर फाउंड इन, मतलब किस तरह की टोपोग्राफी में इस तरह की आकृतियाँ बनती हैं। ठीक है, सैलो होल्स का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि चट्टानों के अंदर बड़े बड़े होल्स होंगे। ठीक है, केव्स होंगी, गुफाएं गुफाएं होंगी। इसका मतलब है कि उन चट्टानों में गुफाएं बन कैसे जा रही हैं। गुफाएं बनने का मतलब कि उस जगह का मटेरियल, चट्टानों का मटेरियल कहीं गायब हो गया, या बह गया, या किसी में घुल गया, या बारिश के पानी में घुल के बाहर निकल गया, और उतनी जगह में केव बन गई, खड्डे बन गए, कैविटी बन गई, जगह बन गई, है ना। इसी तरह का हुआ होगा। इससे एक चीज़ समझ में आ रही है हम लोगों को कि ये चट्टानें जो हैं वो सॉलिड तो नहीं है, मतलब कठोर तो नहीं है, बहुत बहुत मुलायम टाइप की हैं, जो बारिश के पानी से भी आराम से उसमें घुल जाती हैं। यानी पानी का बहाव यदि ज़्यादा होगा, चट्टान के किसी भाग पे बहुत ज़्यादा तेज़ यदि धारा जा रही है बारिश की या पानी की, तो वो उस जगह को अपने साथ इरोड कर देगी, इरोजन कर देगी। ठीक है, और उस जगह पर खाली जगह बनती जाएगी। तो एक पॉइंट समझ में आया क्या कि ये जो चट्टान है वो कठोर तो नहीं है। पहले आप आकृति देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि ये आकृति हैं किस तरह की। आप लोग देखते होंगे, मूवियों में हम लोग देखें, हो सकता कोई गया भी हो, हम तो नहीं गए ऐसी जगह देखने के लिए। ऐसे दिख जाती हैं, देखो ये चट्टान दिख रही हैं आपको, ये डिज़ाइन दिख रही होगी। ये ह्यूमन, ये आर्टिफिशियल डिज़ाइन नहीं है। ठीक है, आदमी के द्वारा कोई कलाकारी नहीं है, कारीगरी नहीं है, ये नेचुरल है, नेचुरल डिज़ाइन है। जो पहाड़ कट छट गए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझ में आएगा, इसमें क्लियर हो रहा होगा। देखो ये चट्टान अंदर ही अंदर इसमें बड़ी बड़ी कैविटी बनी हुई हैं। ठीक है, होल बने हैं। ये जो होल दिख रहे हैं इनको बोलते हैं सिंक होल। ठीक है, सिंक होल का मतलब है कि कहीं ऊपर की तरफ कहीं गड्ढा होगा। ठीक है, वहाँ से पानी एंटर कर रहा होगा और उस पानी ने अंदर ही अंदर उस पहाड़ी को काट दिया। ठीक है, जब यहाँ पे खूब सारी बारिश होती होगी ना, खूब सारी बारिश, तो यहाँ से पानी निकलता होगा। ठीक है, पानी निकलता होगा, पैसेज बन गए होंगे। यानी इस तरह की स्थलाकृति में अंडरग्राउंड स्ट्रीम भी होती हैं। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ ना कि पानी ऊपर से बरसता होगा, खूब सारा इकट्ठा होकर यहाँ से बहता होगा, इनको बोलते हैं क्या, अंडरग्राउंड स्ट्रीम, अंडरग्राउंड स्ट्रीम ऑफ वाटर। ठीक है, अब थोड़ा कॉमन सेंस से बताइए कि ये चट्टानें किस जगह पे होने की संभावना है। इन चट्टानों का वहाँ पे होने की संभावना है जहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, प्लेंटीफुल होती है। ठीक, तो एक कंडीशन तो हमने ये पढ़ा कि रेनफॉल तो ज़्यादा हो रही होगी इस जगह पे, और दूसरी कंडीशन क्या है कि ये चट्टानें बहुत कठोर टाइप की नहीं है, बहुत मुलायम टाइप की हैं। ठीक है, यानी जो रॉक बेड है, रॉक बेड समझते हैं ना, रॉक बेड जो है वो कार्बोनेट रिच है। ठीक है, कार्बोनेट रिच है। इसका मतलब ऐसे समझ लीजिए कि ये जो चट्टानें हैं ये लाइमस्टोन वाली चट्टान है, चूना पत्थर वाली चट्टान है, तभी तो पानी में घुल जाएंगी। ये कठोर चट्टानें होंगी तो वो घुलती नहीं है। तो जो मुलायम टाइप की चट्टानें होती हैं वो लाइमस्टोन होती हैं। ठीक है, जिप्सम होती हैं। ठीक है, जिप्सम होती हैं, डोलोमाइट होता है, याद रहेगा। दिख रहा है आप लोगों को, मैं शायद कलर गलत चूज़ कर रहा हूँ। अब ठीक है, अब इतना समझ में आएगा हम लोगों को, मैं बोल तो रहा हूँ। तो ये सब चट्टानें कैसी हैं, ये सब चट्टानें ईजिली डिज़ोल्व हो जाती हैं पानी में, तभी तो कट छट गई हैं पानी से ये चट्टानें।
ठीक है, सिंक होल बन गए। ठीक है, समझ में आया। तो इन तरह की चट्टानों को बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे खाली जगह है, इस तरह की चट्टानों को बोलते हैं कार्स्ट। ठीक है, कार्स्ट स्थल आकृति यानी कास्ट टोपोग्राफी। ये इंपॉर्टेंट शब्द है ज्योग्राफी में, बहुत इंपॉर्टेंट है कास्ट टोपोग्राफी। अब समझ में आया कि कास्ट टोपोग्राफी या कास्ट स्थल आकृति होती कैसी हैं। ये हैं, ठीक है, ये हैं इस तरह की जो पहाड़ी हो जाती हैं, ठीक है, पत्थर हो जाते हैं। ठीक है, अब लगा लेंगे, वापस चलें क्वेश्चन पे। आइए, तो ये जो बाकी सब दिख रहा है वो अलग अलग डिज़ाइन ही है उसी के अंदर। ठीक है, तो ये कौन सा भी आपने टोपोग्राफी पढ़ा, कास्ट टोपोग्राफी। ठीक है, कास्ट टोपोग्राफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए 89 देखिए, कृष्णा नदी नहीं गुजरती है, तो आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है कि वेस्ट फ्लोइंग? ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, यहाँ पे वेस्ट ऑफ बंगाल में जाके गिरती है और उधर वेस्टर्न घाट से निकलती है, और वेस्टर्न घाट में महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है, पुणे के आस पास से। आपको बताइए महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से निकलती है, आपको महाराष्ट्र से कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर सतारा से। ठीक है, सतारा के पास से निकलती है और ये सीधा फिर साउथ वार्ड ये इसकी डायरेक्शन हो जाती है फ्लो करने की। तो मध्य प्रदेश कहाँ से आ जाएगा उसमें? मध्य प्रदेश तो डिलीट हो जाएगा ना। ये तो आप मैप को थोड़ा सा ध्यान करेंगे, यदि माइंड मैप बनाएंगे तब भी इसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, कर्नाटक से बहती है, आंध्र प्रदेश से बहती है, महाराष्ट्र से बहती है। अब तो तेलंगाना भी बन गया, तो तेलंगाना से भी बहेगी। ठीक है, तेलंगाना से भी बहेगी। इसकी जो सहायक नदियाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं। इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, ये जल्दी से जान लीजिए। तुंगभद्रा, याद रखना हम तो। ठीक है, तुंगभद्रा, मलप्रभा, घाटप्रभा, कोयना, भीमा और मूसी, ये क्या है? ये सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरीज हैं कृष्णा नदी की। ये पूछता है तो इनको भी याद रख लेना, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इसका मैप देखना है। अब मैप ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी देख ले रहे हैं हम लोग। कहाँ गया? मैं उस मैप को शायद डाला नहीं हूँ, भूल गया मैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना तो हम लोग जान ही रहे ना। चलिए आगे बढ़िए। 90 क्वेश्चन देखिए। 90 में क्या है? मैचिंग कराना है, ट्राइब से मैच कराना है। ठीक है, कहाँ के रहने वाली हैं? भोटिया आपको पता है ये कहाँ पे पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती हैं। ठीक है, उत्तराखंड, तो ये तो सही मैच है। भील का आपको पता है, भील राजस्थान और एमपी में पाई जाती हैं। ठीक है, दिमासा मिजोरम की है, इंपॉर्टेंट है, दिमासा इंपॉर्टेंट है। अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट के और ऑप्शंस होते हैं तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर मेघालय लिखा होता है, अरुणाचल प्रदेश हो जाता तो दिक्कत हो जाती ना। तो थोड़ा सा याद रखना, दिमासा मिजोरम की है। मत्या जो है ये गलत मैच है। मत्या जो है वो उड़ीसा की ट्राइब है, उड़ीसा की ट्राइब है। देखो इसमें इसको तो यार याद रखना ही पड़ेगा, बार बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, इसलिए बोल रहे हैं कि सिनॉप्सिस बनाते रहिए। और जो भी आपके लिए नए पॉइंट्स हैं, नए फैक्ट हैं, उनको ज़रूर लिखिए हर टेस्ट का। ठीक है, क्योंकि आज तो पढ़ रहे हैं तो आज तो याद रहेगा, 2 घंटे बाद भूल जाएंगे मत्या कहाँ की ट्राइब थी। लेकिन आप लास्ट टाइम पे देख लेंगे यदि एग्ज़ाम से पहले, तो एटलीस्ट याद आ जाएगा। तो आपकी जो अभी जो आप मेहनत कर रहे हैं वीडियो देख के, वो मेहनत आपकी सफल हो जाएगी। चलिए आगे बढ़िए। तो आंसर क्या है? गलत मैच बताना ना। हाँ, मत्या गलत मैच है। ठीक, चलिए 91 देखिए। गिद्धों के लिए संरक्षण, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ फॉर वल्चर के लिए जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2-3 बार पूछ चुका है, क्योंकि बचे जटायु बचे तो है नहीं। ठीक है, वल्चर तो सब खत्म हो गया, अब जो बच रहे हैं और बचा अगर सकते हो तो इन्हीं सब चीज़ों से बचाओ। ये सब प्रजनन केंद्र वगैरह खोलो, उनका संरक्षण करो, तभी बचेंगे, नहीं तो सब मर गए हैं सब। ये पिंजौर में है। ठीक है, ये प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? पिंजौर में। पिंजौर कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, फैक्ट है, याद रखना है, हरियाणा में। चलिए 92 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार। ठीक है, डर्टी डोजेंस, डर्टी जोन ना पढ़ लेना। डर्टी डोजेंस के नाम से प्रचलित प्रदूषक संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोजेंस क्या होता है हिंदी में? दर्जन। ठीक है, और दर्जन मतलब 12, यानी 12 पॉल्यूटेंट ऐसे हैं जो डर्टी हैं, बहुत बेकार हैं, बहुत गंदे हैं, जो ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट पे बहुत गलत नेगेटिव इफ़ेक्ट डालते हैं। ठीक है, और ये 12 पॉल्यूटेंट जो हैं, ये इनको क्या बोल रहे हैं? POPs बोल रहे हैं। आपने पढ़ा, इसको याद आ रहा? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। और इसको हैंडल कौन कर रहा? इसको हैंडल स्टॉकहोम कन्वेंशन कर रहा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
स्टॉकहोम कन्वेंशन याद रखना। ये 12 पॉल्यूटेंट कौन कौन से हैं वो याद नहीं रखना है, क्योंकि ये जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट जो हैं ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उनको याद रख भी नहीं पाएंगे। बस याद रखना है कि जो सूची की है स्टॉकहोम कन्वेंशन ने बताया कि ये जो 12 प्रकार के POPs हैं या प्रदूषक हैं ये बहुत डेंजर है ह्यूमन हेल्थ के लिए और प्लस एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। इन्हीं को कम से कम करना है। और एक कब का था स्टॉकहोम अभी से 2004 से लागू है, ठीक है, 2004 से ग्लोबल ट्रीटी है, ठीक है, ग्लोबल ट्रीटी है। तो जब भी POP की बात आए तो स्टॉकहोम कन्वेंशन आपको याद आना चाहिए, माइंड में स्टॉकहोम आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि POP उसको यही मैनेज कर रहा है, यही हैंडल कर रहा है, ठीक है। बासेल अभी समय हम लोगों ने कई बार पढ़ा है। बासेल अभी समय किससे संबंधित था? ये ट्रांसबाउंड्री और जो हैजार्डस मटेरियल था उनका ट्रांसपोर्टेशन रोकना था एक देश से दूसरे देश को, ठीक है। खासतौर से इसमें वो मटेरियल आते थे रेडियो एक्टिव जो मटेरियल होते थे उनका ट्रांसबाउंड्री ट्रांसपोर्टेशन ना हो पाए, ठीक है, या फिर बहुत ही जो उपयोगी हो या फिर बहुत ज़्यादा यूजफुल हो। यूजफुल का मतलब वैसे तो यूजफुल नहीं है नेचर के लिए, लेकिन डेवलपमेंट के लिए तो यूजफुल है ना। अब इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट का हमेशा 36 का आंकड़ा है, आप लोग समझते हैं। तो जो बहुत ज़रूरी रेडियो एक्टिव हैं उनका ठीक है ट्रांसबाउंड्री कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन टारगेट तो यही है ना कि कम से कम किया जाए। ख़त्म नहीं किसी चीज़ को कर सकते हैं, ख़त्म कर दोगे तो डेवलपमेंट कहाँ से करोगे। स्टॉकहोम कहाँ पे है? स्वीडन में। किसकी कैपिटल है? स्वीडन की। बासेल कहाँ पे है? बासेल बताएंगे। बासेल स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड के शहर है स्विट्ज़रलैंड का। बाकी भी हम लोग देख ले रहे हैं जल्दी। रोटरडम अभी से ये किसके लिए था? रोटरडम कन्वेंशन जल्दी से बता दीजिए। ये पेस्टिसाइड के लिए है, ठीक है, पेस्टिसाइड और इंडस्ट्रियल केमिकल के लिए, ठीक है, याद रहेगा। और रोटरडम कहाँ पे ये बताएंगे आप लोग? ये नीदरलैंड का है, ठीक है, नीदरलैंड का शहर है, ठीक है। ये कुछ बातें थी। तो इसका आंसर फिलहाल स्टॉकहोम कन्वेंशन है, क्योंकि POP से जुड़ा है ना। चलिए 93 देखिए, सीधा कथन करना पड़िए। ध्वनि तरंग है, साउंड वेव अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। अनुदैर्घ्य का मतलब है साउंड, यहाँ पे इंग्लिश में क्या लिखा? साउंड वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। देखो कितना गंदा इन्होंने वो किया है ट्रांसलेशन। साउंड वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, इसको हिंदी में कारण में लिखा है, ठीक है। और जो हिंदी में कथन है इंग्लिश में उसका रीज़न लिखा है। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो आंसर किसके हिसाब से दोगे? अब आंसर तो इसी के हिसाब से माना जाएगा आंसर की में, ऑफिशियल में, ठीक है। यदि ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर में जो 24 अक्टूबर को होने वाला है पेपर, उसमें इंग्लिश वर्जन में ये लिखा है, हिंदी वर्जन में ये लिखा है, तो आंसर इंग्लिश वर्जन का माना जाएगा। अब इसमें किसकी फॉल्ट है? स्टूडेंट तो आता है क्वेश्चन आते हुए भी गलत कर देगा। और मान के चलिए 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर रहते हैं, 3 से 4 तो नहीं तो 2-3 तो पक्का रहते हैं जिसमें ट्रांसलेशन के कारण गलत होते हैं क्वेश्चन। और 2-3 क्वेश्चन गलत होने का मतलब है फाइट से बाहर आ जाना। 2-3 क्वेश्चन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, जो लोग देते होंगे उनको समझ में आता होगा। जो बाउंड्री पे आके फिर फेल होते हैं तो बहुत बहुत बुरा लगता है, और ख़ासतौर से जब आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाए। तो आप लोगों से प्लीज़ निवेदन है कि इंग्लिश वर्जन थोड़ा सा एक नज़र में देख लिया कीजिए, ठीक है। दोनों को पढ़ना नहीं है, बस एक नज़र देख लीजिए, बस एक नज़र, 2 से 3 सेकंड में। मैं इंग्लिश पे क्यों मार्क करता हूँ? मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। मैं इसलिए मार्क करता हूँ क्योंकि गलतियाँ बहुत होती हैं, और मैंने शुरुआत में बहुत गलती की थी। तो शुरुआत के 1-2 अटैम्प्ट हम नहीं चाहते कि आपका इन्हीं 2-3 क्वेश्चन की वजह से गलत हो जाए, ठीक है। कट ऑफ जा रही है 125, 128, ठीक है। मेरा 124 आया या फिर आपका 124 आया, तो अल्टीमेटली हो तो गए फेल ना, प्री में मेंस तो नहीं दे पाए ना। तो 1 साल तो गया ना हमारा। पता चला दूसरी ईयर भी हमारा 125 आया और कट ऑफ गया 127, तो फिर बहुत बुरा लगता है। तो ये 1-2 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। लाइट के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़े हैं, अपने स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा हम लोगों ने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम पढ़ा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी होती थी? जिनका नेचर मतलब जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहती थी और मैग्नेटिक फील्ड भी रहती थी। इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन है किसी वेव में तो वो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाती थी। क्लियर है? और ये बहुत पावरफुल वेव होती हैं। इनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ये खाली जगह पे भी दौड़ लेती हैं, ठीक है। यानी खाली जगह को क्या बोलते हैं? वैक्यूम में भी चल सकती हैं। कौन सी वेव? लाइट वेव। लेकिन साउंड वेव नहीं चल पाती हैं वैक्यूम में। इनके लिए मीडियम चाहिए, हवा चाहिए।
हवा अगर बीच में नहीं रहेगी, ये दो लोग खड़े हैं और बीच में हवा नहीं रहेगी, तो एक दूसरे की आवाज़ कभी सुन ही नहीं पाओगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आवाज़ सुनने के लिए मीडियम चाहिए, हवा चाहिए बीच में, क्योंकि हवा से ही ट्रांसलेट होती है साउंड वेव। लेकिन प्रकाश के लिए नहीं चाहिए ऐसा मीडियम, कोई खाली जगह दे तो दौड़ जाती है। और जिन वेव को चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, वो ज़्यादातर फॉलो क्या करती हैं, वो लॉन्गिट्यूडिनल पैटर्न को फॉलो करती हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है वो। तो कथन सही है। ठीक है, कथन सही है। साउंड वेव जो है वो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। कारण में क्या लिखा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो निर्वात में चल सकता है। तो कारण इसका थोड़ी ना है भाई, ये तो अलग अलग पॉइंट है ना। ये साउंड वेव की बात कर रहा है कथन, और कारण लाइट वेव की बात कर रहा है। तो ये एक दूसरे को एक्सप्लेन करने वाली थोड़ी ना बात है। तो आप आंसर हिंदी के हिसाब से लगाना। हिंदी के हिसाब से दोनों सही हैं, हिंदी के हिसाब से दोनों सही हैं। ठीक है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। और इंग्लिश के हिसाब से मानोगे तो साउंड वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ये तो गलत हो गया। वैक्यूम में थोड़ी ना साउंड वेव चल जाती है, मीडियम चली जाती हैं, तो ये तो गलत हो गया। तो ये फॉल्स है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा इंग्लिश के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ें, बहुत हो गया इस पर। 94 देखिए, हींग एक ऐसा संगठक है। हींग समझते हो ना, खाते हैं हम लोग हींग, मूंग की दाल खाते होंगे आप लोग। हींग का छोंका बड़ा मस्त लगता है मूंग की दाल में। हींग एक ऐसा संगठक है जिसका प्रयोग प्रायः हमारे भोज्य पदार्थों में किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से पौधे का कौन से भाग से बनता है। जल्दी से इसको फिगर में देखिए और फिर बताइए क्या होता है। हींग को देखे हैं, हम तो नहीं देखे थे इससे पहले। ये है, ये हींग है। ठीक है, ये हींग का पौधा है। अब बताइए, ये फल है। ठीक है, तो ये हींग का प्लांट है। अब इसमें से कौन सा भाग हींग को प्रोड्यूस करता है, जड़ वाला भाग या फल वाला भाग या तने वाला भाग। तो इसका आंसर सीधा सा जल्दी से जान लीजिए, हींग जड़ है। ठीक है, हींग रूट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, रूट है। चलिए 95 देखिए, मलेरिया से कौन सा पार्ट जो है, ऑर्गन है, अफेक्ट होता है, जल्दी से बताइए। मलेरिया होता कैसे है बताइए, वायरल है या फिर बैक्टीरियल है या फिर पैरासाइट है, पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट से होता है, क्लियर। और इसको कौन सा ऑर्गन प्रभावित होता है, प्लीहा, स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको ब्लड बैंक बोलते हैं। ठीक है, ब्लड बैंक, याद रहेगा। चलिए 96 देखिए, इसको भी हम लोग ये शायद रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं पहले टेस्टों में। हिडन एम्प्लॉयमेंट क्या पढ़े थे, प्रच्छन्न बेरोजगारी। हिडन, आप ये देखो शब्दों से समझ लो, हिडन है। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि ज़रूरत है 4 लोगों की एक काम को करने के लिए, और उसमें आप 6 लोगों को रखे हैं, तो क्या मतलब है, 2 लोग एक्स्ट्रा रखे हो ना, तो 2 लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो जब इस तरह का सीन होता है तो उसे बोलते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यानी ये जो 2 लोग हैं बिल्कुल बेस्ट है, बेस्टलेस हैं। ठीक है, तो उनकी उत्पादकता तो शून्य है एक तरह से, तो यहाँ पे श्रम की उत्पादकता शून्य हो जाती है। डी में, डी का 3 सही मैच है। ठीक है, पहला पॉइंट पढ़िए, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक बेरोजगारी। देखो संरचनात्मक से आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पे इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया होगा, है ना। और स्ट्रक्चर चेंज होने का मतलब है कि बहुत बड़ी समस्या आ गई है। यानी इकोनॉमी का जो मेजर वर्क करने की जो एक्टिविटी पहले जो थी, अब वो शिफ्ट हो गई है किसी दूसरी तरफ। ठीक है, दूसरी तरफ, यानी जो पहले वर्कर, पहली वाली इकोनॉमी पे जो काम करने वाले वर्कर थे, वो अब दूसरे पे कैसे काम करेंगे, क्योंकि इसका काम करने का नेचर तो दूसरा हो गया। जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, पहले कोई काम था उस पर अनस्किल लोग, ठीक है, अनस्किल लोग भी काम कर लेते थे। अब जब नया काम आ गया और वो पूरा का पूरा टेक्निकल काम है, तो वो पुराने वाले लेबर इस पर कैसे काम करेंगे। यहाँ पे तो स्किलफुल लोग चाहिए ना, ठीक है, टेक्निकल लोग चाहिए, तभी तो कर पाएंगे। एक छोटा सा ये एग्जाम्पल था, मतलब स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हो आप इकोनॉमी में। और इस तरह की बेरोजगारी बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है। ठीक है, मतलब कंपनी को चाहिए कुछ है और लेबर कुछ और ऑफ़र कर रही है। ठीक है, मतलब लेबर के पास कुछ और है ज्ञान, स्किल, और कंपनी को अब और कुछ ज़रूरत है। अब पहले जैसी इकोनॉमी नहीं रही है, क्योंकि शिफ्ट हो गया, नेचर चेंज हो गया, काम करने का तरीका अलग हो गया। और इस तरह की बेरोजगारी बहुत लंबे समय तक रहती है। यानी अर्थव्यवस्था की प्रकृति में परिवर्तन जब हो जाता है तो स्ट्रक्चरल बेरोजगारी आ जाती है। ठीक है, तो ए का 2 हो गया, ठीक, ए का 2 हो गया और डी का 3 हो गया। साइक्लिक से समझ में आ रहा होगा आपको। साइक्लिकल क्या है, यानी कुछ दिन तक एम्प्लॉयमेंट रहेगा, फिर अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, बेरोजगारी जाएगी, फिर रोजगार मिल जाएगा, फिर बेरोजगारी आ जाएगी। इस तरह का अगर सीन रहेगा तो वो चक्रीय बेरोजगारी हो जाएगी। ठीक है, यानी अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव होता रहेगा तो ऐसी समस्या आएगी, तो बी का 4 हो जाएगा। ठीक है, और फ्रिक्शनल बेरोजगारी क्या होती है, फ्रिक्शनल बेरोजगारी में
ऐसे समझ लीजिए, हम एक नौकरी में थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा नौकरी करना, तो मैंने छोड़ दी उस नौकरी को, लेकिन अभी दूसरी नौकरी तलाशी नहीं है, अब दूसरी नौकरी तलाशने के लिए बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, जब वो उसकी ज्वाइनिंग लेटर आएगा तब हम जाएंगे। तो जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा तब तक तो बेरोजगार हो ना आप। तो इस तरह का जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक। तो सी का बंद हो गया, तो अब मिला लेंगे ना, अब मिला लेना, ठीक है। हम लोगों ने समझ तो लिया ही है ना। चलिए 97 देखिए, 97 देखिए, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, इसका हेडक्वार्टर जल्दी से बता दीजिए, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक। क्वेश्चन में क्या है, WTO के अंतर्गत विकासशील देश यानी डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए जल्दी से विचार कर लेते हैं। WTO द्वारा, पहला पॉइंट है, WTO द्वारा विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों की उपयुक्त परिभाषा दी गई है। WTO थोड़ी ना डिफाइन करता है कि कौन विकसित है कौन विकासशील है, खुद देश कर लेते हैं, ठीक है, सदस्य देश खुद ही कर लेते हैं। हाँ इतना ज़रूर है कि यदि हमने बोला कि हम विकसित हैं तो दूसरा देश ऑब्जेक्ट कर सकता है कि आप किस लिए विकसित हैं, कैसे विकसित हैं, मैं थोड़ा सा बताइए, आपके ये फैक्ट कमज़ोर है, आपका मार्केट कमज़ोर है, आपकी इकोनॉमी कमज़ोर है, आपका डेवलपमेंट ग्रोथ सब कमज़ोर है, फिर आप कैसे बोल रहे हो। यानी मतलब चैलेंज कर सकता है, दूसरा देश चैलेंज कर सकता है जो भी मैंने बोला, ठीक। तो ये WTO का काम नहीं है, ये खुद देश सदस्य देश कर लेते हैं, तो पहला पॉइंट तो गलत है, ठीक है। दूसरा पढ़िए, दूसरा पॉइंट है वरीयता की सामान्यीकृत प्रणाली, ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। ये किस तरह की प्रेफरेंस दे रहे हैं, ये किस तरह की प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे शुल्क की बात कर रहे हैं, शुल्क की, टैरिफ की। टैरिफ समझते हैं ना, जो आयात और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो उस पर शुल्क देना पड़ता है, लेना पड़ता है। हाँ तो कुछ डेवलप्ड कंट्री हैं जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रियों से यहाँ पे इनको मुक्त कर देते हैं शुल्क से, कि चलो हम आपसे शुल्क नहीं लेंगे, आप आइए और बेचिए यहाँ पे। मतलब कुछ एक स्पेशल प्रकार की प्रेफरेंस हो गई ना, प्राथमिकता हो गई कि हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, हमें इससे फ़ायदा है, हमारी जनता को इससे फ़ायदा है, हमारे बिजनेस में इसको फ़ायदा है, हमारी इकोनॉमी में इससे फ़ायदा है, तो वो इस तरह के प्रेफरेंस देते रहते हैं। तो ये जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस है ये WTO का नहीं है, ये अंगटाड का है, ठीक है, अंगटाड का, याद आ रहा अंगटाड, अंगटाड यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी ट्रेड से रिलेटेड और डेवलपमेंट से रिलेटेड ये सबसे बड़ी संस्था है। तो इनका सिस्टम है ये जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, यानी GSP जो सिस्टम है वो अंगटाड का है, WTO का नहीं। तो ये पॉइंट नंबर 2 गलत है, यानी इसके दोनों गलत हैं, ठीक है, इसके दोनों गलत हैं। चलिए आगे बढ़िए, 98 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2016-2020 की अवधि में भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता रहा है। सबसे ज़्यादा भारत में हथियार किस देश से आए हैं? रसिया से, ठीक है, रसिया से, याद रखना। टोटल हथियार का 49% जो हथियार हैं वो रसिया से ही आए हमारे यहाँ। तो ये सशस्त्रीकरण हो रहा है या निरस्त्रीकरण हो गया? ये तो सशस्त्रीकरण हो रहा है, और निरस्त्रीकरण के लिए संस्थाएं लड़ रही हैं, मर रही हैं, बोल रही हैं कि भाई हथियार ना खरीदो, कम से कम करो, है ना। एक संस्था है सिप्री, याद आ रहा, सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये क्या काम करती है? यही तो बोलती है ना डिसआर्मामेंट के लिए कि भैया हथियार कम से कम खरीदो भाई, दुनिया में तबाही ना लाओ। पर हर देश की अलग अलग आवश्यकताएं हैं, ठीक है। अब बगल में चाइना पाकिस्तान जैसे देश नहीं होते तो हम लोग नहीं खरीदते हथियार, अब भाई लोग बगल में बैठे हैं तो लेना पड़ता है, ज़रूरी है। चाइना पाकिस्तान की जगह यदि नेपाल जैसे देश होते तो मस्त नहीं खरीदते हम लोग हथियार, फिर और कुछ खरीदते, ठीक है। ये एक रिपोर्ट भी जारी करती है, पीस रिपोर्ट, ठीक है, पीस रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़िए, 99 देखिए, प्रीतिजर कर पुरस्कार, प्रीतिजर क्या लिखा है यार, प्रीतिजर कर, भाई आप ही लोग पढ़ लो, हमसे ना पढ़ा जा रहा, पढ़ना कठिन है लेकिन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो अवार्ड है वो किस क्षेत्र में, किस फील्ड से रिलेटेड है? आर्किटेक्चर, ठीक है, आर्किटेक्चर इम्पोर्टेंट है, वास्तुकला। चलिए आगे देखिए, 100वां देखिए, 2021 को ग्लोबल विंड रिपोर्ट का कौन सा संस्करण प्रकाशित किया है? देखो अभी नई प्रकार की रिपोर्ट आ गई, ग्लोबल विंड रिपोर्ट। कितना रिपोर्ट याद रखेंगे हम लोग, लेकिन याद रखना है विंड है भाई, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है ना, इम्पोर्टेंट है। अगर फॉसिल फ्यूल्स को कम करके विंड से यदि एनर्जी बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, तो ये तो प्लस पॉइंट है एनवायरनमेंट के लिए और हमारे लिए भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा विंड एनर्जी पे काम किया जाए तो सही है, लेकिन उसके लिए हवाएं भी तो चलनी चाहिए, तभी तो टरबाइन घूमेगी। अब हर जगह तो हवा चलती नहीं है। हाँ तो ये सब इसके लिमिटेशंस होते हैं, ठीक। तो ये जो संस्करण था ये 16वां था,
ठीक है, 16वां था। और इसमें हम लोग क्या जान सकते हैं, इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, बस यही सीख लेते हैं। तो इस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था है GWEC, यानी ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। याद रहेगा कि फुल फॉर्म लिख दें, ये पढ़ लीजिए, वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद। इंग्लिश में तो हम बोल ही दिए, तो लिख लेना इंग्लिश में भी, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। ठीक, चलिए 101 देखिए, भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताना। ठीक है, जल्दी से देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्ति को किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष से न्यायाधीश का पद होना चाहिए। 5 वर्ष का पढ़ लिए आप लोग, या 7 वर्ष पढ़े हैं आप लोग, याद कीजिए 5 वर्ष है या 7 वर्ष है। अब ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, 5 वर्ष का यहाँ पे न्यायाधीश का एक्सपीरियंस बताया, और वो 7 वर्ष वाला वकीलों वाला देखा था हम लोगों ने। कहीं कहीं प्रोविजन 10 साल का एडवोकेसी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो इन सब में कन्फ्यूज नहीं होना है। हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए तभी एलिजिबल है जब उसके पास हाई कोर्ट में कम से कम वो 5 साल जस्टिस के पद पर रहे। ठीक है, जस्टिस के पद पर रहे, ठीक, यानी 5 साल का जजशिप उसके पास होना चाहिए। कोर्ट्स में जस्टिस को, जज को लॉर्डशिप बोला जाता है। ठीक है, लॉर्डशिप। न्यायमूर्ति है ना भाई, इनका अलग ही न्याय रहता है, जो ये न्याय बोलती है वही सत्य है। तो पहला पॉइंट पढ़िए, 5 साल का न्यायाधीश का पद होना चाहिए उच्च न्यायालय में। हाँ भैया, ये सही पॉइंट है। ठीक, दूसरा पॉइंट पढ़िए, राष्ट्रपति किसी अन्य स्थान को उच्चतम न्यायालय की पीठ के रूप में घोषित कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये जो अधिकार है, आप बेंच को शिफ्ट करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बेंच को शिफ्ट करना चाहते हैं दूसरी जगह, तो ये जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास नहीं होता है, ये CJI के पास होता है। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, बाकायदा इस संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 गलत हो गया प्रेसिडेंट की वजह से। तीसरा पॉइंट पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अपने पद पर 65 वर्ष की आयु तक बना रहता है। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जो है वो 65 साल तक रहता है नौकरी में। ठीक है, और हाई कोर्ट के जज जो हैं वो 62 साल तक रहते हैं। ठीक, इनके पास अभी 3 साल और हैं काम करने के लिए। हाँ, तो हो सकता है कोई ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो वो 3 साल का और काम कर लेगा। ठीक है, अगर 65 पे वो यहीं रिटायर हो जाते हैं हाई कोर्ट में ही, तो उधर जाने का मौका ही नहीं मिलता ना, तो एक अपॉर्चुनिटी ये भी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या क्या हो गया, 1 और 3 हो गए। ठीक है, 1 और 3, C पॉइंट हो गया करेक्ट। ठीक है, चलिए 102 कीजिए जल्दी से। एक निकाय के रूप में ग्राम सभा, वेरी आसान क्वेश्चन है। ग्राम सभा किसे बोलते हैं, निर्वाचन सूची में जिनके नाम है गांव के, यानी जो वोटर हैं उनके नाम भी होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो 18 साल से ऊपर तो होते हैं, यानी वोटर तो होते हैं, लेकिन उनका लिस्ट में नाम नहीं होता है, तो फिर उनको ग्राम सभा के रूप में नहीं माना जाएगा। ठीक है, भले ही वो उस गाँव में रहने वाले हों। तो सिर्फ 18+ एक कंडीशन नहीं है, कंडीशन 2 है। पहली तो 18+ होना चाहिए, यानी वोटर होना चाहिए, दूसरा लिस्ट में नाम भी होना चाहिए। ठीक है, लिस्ट में नाम भी होना चाहिए, तभी जाके वो ग्राम सभा का सदस्य बनेगा। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स इन द विलेज। ठीक है, रजिस्टर्ड लिखा है ना, यानी लिस्ट में नाम होना चाहिए, तो B ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, पंचायती राज कौन से भाग में, जल्दी से बताइए, पार्ट नंबर 9 में। ठीक है, पार्ट नंबर 9 में। चलिए आगे बढ़िए, 103 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्थानीय सरकार यानी लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, हिस्ट्री की बात करें तो लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट कौन लाए थे, जल्दी से बताइए, स्थानीय स्वशासन। रिपन साहब लाए थे कि लिट्टन साहब लाए थे, रिपन साहब लाए थे। ठीक है, रिपन साहब ने वेलफेयर में बहुत अच्छा काम किया, लिट्टन तो हरामी था। ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट का जल्दी से बता दीजिए कौन से आर्टिकल में। आर्टिकल हम लोगों ने कई बार चर्चा किया है, 243 अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्टिकल है। ठीक है, 243 से फिर 243A से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फिर A से Z तक जाते हैं, फिर Z से और आगे भी बढ़ जाते हैं। यानी 243 में देखिए क्या क्या है। पहला तो पार्ट 9 है। ठीक है, पार्ट 9 243 के अंतर्गत ही आता है, और पार्ट 9A, पार्ट 9A में क्या है जल्दी से बताइए, म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं। ठीक है, इसमें क्या है, पंचायती राज है, इसमें म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं। और पार्ट 9B में क्या है जल्दी से बताइए, कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी समितियाँ। तो ये जो 3 पार्ट दिख रहे हैं आपको, 3 पार्ट 243 में ही सिमटे हुए हैं पूरा। ठीक है, वैसे 243 से 240 यदि आप O तक जाएंगे, ठीक है, 243A B C D O तक जाएंगे तो इसमें मिल जाएगा आपको पूरा पंचायती राज, यदि पार्ट 9 मिल जाएगा इसमें। ठीक,
243 ओ के बाद क्या आता है, पी आता ना, तो फिर पी से शुरू हो जाएगा। और 243 ये कहाँ तक चलेगा, ये जेड तक चलता है, फिर जेड से आगे भी स्टार्ट हो जाता है जी तक, ठीक है। तो इसमें चलता है पूरा पार्ट 9A है, इसमें पार्ट 9A चलता है, यानी म्यूनिसिपैलिटीज़ चलती हैं। फिर 243 जेड जी के बाद जाओगे तो फिर उसमें आपको ये सहकारी समिति मिल जाएंगी, ठीक है। इसमें कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, जैसे 243D में क्या है, 243D में हम लोग कई बार डिस्कस किए हैं, जल्दी से बताइए। 243 में रिजर्वेशन है, ठीक है, महिलाओं का रिजर्वेशन है, ठीक है। जो ग्राम प्रधानों में महिलाओं की सीटें निकलती हैं ना, कितना है, 33% 33% रिजर्व सीट है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 243। चलिए 104 देखिए, ये दर्शन शास्त्र में जल्दी से मिला दीजिए, कई बार हम लोग पढ़ते रहते हैं। सांख्य, सांख्य किसका था, ये गौतम मुनि साहब का था, ठीक है, गौतम मुनि। न्याय किसका था, अरे सॉरी, कपिल मुनि साहब, गौतम मुनि साहब नहीं, कपिल मुनि, इसको गलत, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, दोबारा कर दे रहा हूँ, ठीक है। सांख्य किसका था, कपिल मुनि साहब का। और न्याय किसका था, न्याय था ये गौतम मुनि साहब का, ठीक है। पूर्व मीमांसा जैमिनी और वैशेषिक कणाद, इस पर और कभी चर्चा करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट फिलॉसफी है ना। तो जल्दी से मिला लीजिए, फिर क्या हो जाएगा, 2341, ठीक है। 2341 का कोड हो गया, 2341, लेकिन 2341 तो दिख ही नहीं रहा, मैंने कुछ शायद गलत लिख दिया, 2314 है, ठीक है। 2314 बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक। चले आगे बढ़ें। देखो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, जौनपुर शहर की स्थापना किसकी स्मृति में की जाती है, जल्दी से बता दीजिए। MBT, ठीक है, MBT मोहम्मद बिन तुगलक। और इनके यहाँ तक का काल किसने देखा था, अमीर खुसरो साहब ने, ठीक है, अमीर खुसरो साहब ने यहाँ तक का कार्यकाल देखा था दिल्ली सल्तनत में। जौनपुर को क्या बोला जाता है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, सिराज ए हिंद। सिराज ए हिंद किस शहर को बोला जाता है, जौनपुर लगा देना, ठीक है, सिराज ए हिंद, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। किसकी स्मृति में की गई है स्थापना, वो स्मृति मोहम्मद बिन तुगलक साहब की थी, ठीक है। और इस स्थापना किसने की थी, ये फिरोज शाह तुगलक ने की थी, क्लियर है। स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने, किसकी स्मृति में, मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक साहब का चचेरा भाई जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है। और इसका नाम क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जौना खान, जौना खान के नाम से भी इसको जानते थे। तो जौनपुर पड़ गया शहर का नाम, ठीक है। तो आंसर सी हो गया, तो स्मृति स्थापना में याद रखना। चलिए 106 देखिए, महात्मा गांधी ने अपनी व्यक्तिगत भलाई सभी की भलाई में निहित है, इसकी अवधारणा को अपनाया। महात्मा गांधी बिलीव दैट द गुड ऑफ द इंडिविजुअल इज कंटेन इन द गुड ऑफ ऑल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि ये जीवन में उतार लिए तो भला हो जाएगा पूरे ग्लोब का। लेकिन आज की फिलॉसफी अलग है, आज की फिलॉसफी है गुड ऑफ द इंडिविजुअल इज कंटेन इन द बैड ऑफ द ऑल। लेकिन आपको यही सीखना है, ठीक है। सामने वाले का भला होगा तो आपका भला होगा, सामने वाले से अच्छे की उम्मीद ना करो जब तक कि यदि आप अच्छे नहीं हैं। और ये बात उन्होंने कहाँ से पढ़ी थी, महात्मा गांधी साहब ने ये बात कहाँ से पढ़ी थी, गुड ऑफ द इंडिविजुअल इज कंटेंट इन द गुड ऑफ ऑल। ये रस्किन साहब की पुस्तक थी अनटू दिस लास्ट, इससे सीखी थी, ठीक है। और आपको पता है अनटू दिस लास्ट को तो महात्मा गांधी बिल्कुल घोल के पी गए थे, ठीक है। तो कारण भी सही है, कथन भी सही है, और ये कथन जो है सॉरी कारण जो है वो एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेन भी कर रहा है और दोनों इंडिविजुअल भी सही है, ठीक। चलिए 107 देखिए, देखो भाई क्वेश्चन आ गया, लोकल गवर्नमेंट के जनक किसको माना जाता है, अभी आपने पढ़ा है लॉर्ड रिपन साहब, ठीक है। लिप्टन साहब नहीं, रिपन साहब, ये पहले वाइसरॉय थे, ठीक है, पहले वाइसरॉय। कब आए थे, 1858 में बने थे। करजन साहब का काल क्या था, 1905 था, ठीक है। डलहौजी का टाइम क्या था, नहीं 1848 से 56 तक थे शायद, ठीक है, 49 से 56 थे। तो 107 का डी आंसर हो गया, क्लियर है। चलिए 108 देखिए, मेटल्स को उसके ओर से जल्दी से मैच करा दीजिए। लोहे में क्या रहेगा भाई, एल्यूमिनियम का तो कब से पढ़ते आ रहा है, बॉक्साइड जीवन बीता जा रहा है, हैं, तो ये तो सही मैच है। लोहा मैग्नेटाइट होता है, ये भी सही है। टिन में गैलेना होता है, ये भी सही है। डोलोमाइट किसका है, सी पॉइंट को सही समझ रहे हैं, गैलेना ये शीशा में होता है या टिन में होता है, बताइए। टिन में नहीं होता है, शीशे में होता है, ठीक है। तो सी गलत पॉइंट है, गलत मैच है, ये इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम का डोलोमाइट है। लोहा एल्यूमिनियम को आसान है, ठीक है, आसान है, अब नहीं पूछता। मैग्नीशियम का याद रखना, डोलोमाइट। टिन में क्या होता है, गैलेना नहीं होता, ठीक है। गैलेना कहाँ होता है, शीशे में, शीशे का है इसका,
गलत बताना है तो गलत सी पॉइंट है। ठीक, 109 देखिए, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। ये तो देखो हम लोग मुझे लगता है 10 से 12 बार हम लोग मैप देख चुके हैं इसका। और जल्दी से बता दीजिए, यदि हम यहाँ पर रनिंग हैंड में मैप बनाएं, जल्दी से बता दीजिए ये क्या है। ये अरुणाचल प्रदेश है। म्यांमार कहाँ है? म्यांमार ही है ना, म्यांमार ही है। अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे क्या है बताएंगे? नागालैंड है। फिर क्या आ जाता है? मणिपुर है। ये क्या आ जाता है? मिजोरम है। और ये क्या है? त्रिपुरा है। ये त्रिपुरा, ये मिजोरम, ये मणिपुर, ये नागालैंड, ये अरुणाचल प्रदेश, बीच में असम है। ठीक है, और यहाँ पे मेघालय है। ठीक है, तो मेघालय कहाँ से टच करेगा भाई? मेघालय हो गया ना आंसर। अगर असम भी होता तो असम भी आंसर हो जाता, क्योंकि असम तो बीचों बीच में फंसा हुआ है। ठीक, चलिए 110 देखिए, ये भी आसान है। भूमध्य रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा को गुजार दोगे, भारत से नहीं गुजारेंगे भाई। भारत से क्या निकलती है? 23.5 नॉर्थ निकलती है, यानी कर्क रेखा निकलती है। ठीक है, कर्क रेखा को क्या बोलते हैं बताइए जल्दी से? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये निकलती है बीचों बीच से, भूमध्य रेखा नहीं निकलती है। तो पहला पॉइंट गलत है। दूसरा पॉइंट देखिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ठीक है, कर्क रेखा गुजरती है ना, तो कर्क रेखा जहाँ जहाँ से गुजरती है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये भी पॉइंट ठीक है, यानी पॉइंट नंबर 2 ठीक है। वो 8 राज्य पता है ना कि देखेंगे? अच्छा चलिए जल्दी से देख लीजिए, फिगर पढ़ाई है तो देख ही लेते हैं। ये देखिए, ये क्या है? 23.5 नॉर्थ है। चलिए पहला राज्य कौन सा है? ये क्या है जल्दी से बताइए? गुजरात। देखो राजस्थान को भी टच कर रही है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा राजस्थान। ये क्या है? MP। ये क्या है? छत्तीसगढ़। ये झारखंड, ये वेस्ट बंगाल, और ये त्रिपुरा, और ये मिजोरम। कितने हो गए जल्दी से जोड़िए? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8। ठीक है, क्लियर है। अब आप लोग हमें इसमें से एक चीज़ बताना, कर्क रेखा जहाँ से निकल रही है 8 स्टेट से, 8 स्टेट में 8 स्टेटों की जो कैपिटल है, तो कौन सी कैपिटल कर्क रेखा के ऊपर है और कौन सी नीचे, यानी कौन सी नॉर्थ में है कर्क रेखा से और कौन सी साउथ में, ये बताना। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है इसको भी। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। 111 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑयल जेपर। ऑयल जेपर से मतलब क्या समझ रहे हैं? तेल को अवशोषण करने वाले, एब्जॉर्ब करने वाले। ठीक है, उनको ऑयल जेपर बोलते हैं। इनकी ज़रूरत कहाँ है? देखो भाई, बड़े बड़े समुद्र में बड़े बड़े जहाज़ चल रहे हैं ना। ठीक है, और कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, और वो जहाज़ यदि टैंकर वो ऑयल का टैंकर है, और एक्सीडेंट में यदि ऑयल का टैंकर पानी में फैल गया, तो वहाँ की स्पीसीज़ का क्या होगा और वहाँ के पानी का क्या होगा? वहाँ के इकोसिस्टम का, यानी मेराइन इकोसिस्टम तो चौपट हो जाएगा ना भाई। उस तेल को जो पूरा बिखरा पड़ा है, हज़ारों किलोमीटर के दायरे में बिखर गया है पानी में, क्योंकि जहाज़ जो वो कार्गो जहाज़ चलते हैं समुद्र में, और कार्गो जहाज़ का अपने आप में बहुत बड़ा साइज होता है। अगर उनसे कुछ लीकेज हो गया ऑयल का, तो बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करता है। ठीक है, और मेराइन इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है पूरा। स्पीसीज जो रह रही हैं पानी में, खासतौर से मछली सब मर जाती हैं। तो उस पानी में जो तेल बिखरा हुआ है, उस तेल को जल्दी से जल्दी किसी टेक्नोलॉजी से एब्जॉर्ब करा लें। ठीक है, तो हमारा काम बन जाएगा, इकोसिस्टम बच जाएगा, मेराइन इकोसिस्टम बच जाएगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी है उसको बोलते हैं ऑयल जेपर। ठीक है, ऑयल जेपर क्या करते हैं? इस ऑयल को अवशोषक मतलब एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक, अब जल्दी से पढ़ लीजिए। यह 5 जीवाणुओं का समूह है, जिसका देखो जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, देखो कितने कमाल के बैक्टीरिया हैं जो तेल को खा लेते हैं। ठीक है, जिनका प्रयोग क्रूड ऑयल और तेलीय कचरे को निम्नीकरण के लिए किया जाता है। इंग्लिश में पढ़ लीजिए अगर दिक्कत हो रही हो। निम्नीकरण ही तो करना है, जो फैल गया उसको निम्नीकरण करना है। पहला पॉइंट ठीक है। दूसरा पॉइंट पढ़िए, इससे ऊर्जा एवं संस्थान क्या लिखा है? संसाधन संस्थान, टेरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेडक्वार्टर कहाँ है जल्दी से बता दीजिए? दिल्ली में। ठीक है, हेडक्वार्टर दिल्ली में। एनर्जी को लेके ये बहुत सारे कॉन्फ्रेंस भी कराता रहता है। टेरी द्वारा विकसित किया गया है। यह जो मिक्सचर है, ऑयल जेपर का मिक्सचर है 5 जीवाणुओं का, इसको टेरी ने बनाया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों पॉइंट इसके ठीक हैं, दोनों पॉइंट ठीक हैं। ठीक, टेरी क्या है? द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। चलिए आगे बढ़ें। 112 देखिए, हम बासेल समझौता देखो फिर से आ गया। बासेल में क्या था? क्या बोल रहे हैं, इंटरनेशन बाउंड्री, इंटरनेशन जो हैजार्डस मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा था उसको रोकने के लिए बासेल समझौता था। ठीक है, खासतौर से रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते थे, ठीक है, इनको कम से कम ट्रांस बाउंड्री इनका ट्रांसपोर्टेशन हो पाए, यानी सीमा पार जो व्यापार हो रहा है जोखिमपूर्ण पदार्थों का, हैजार्डस वेस्ट का,
उसको कम से कम करना है। तो डी का तो 1 हो गया, ठीक है। तो डी का 1 एक ही ऑप्शन में है, आंसर तो हम लोग को मिल ही गया और कुछ सीखना ही नहीं है, लेकिन सीख लो। तो अभी टेस्ट सीरीज कर रहा है ना, वहाँ पे हम लोग समय बचाएंगे। बान कन्वेंशन, इसको भी हम लोग कर चुके हैं, जल्दी से बताइए। माइग्रेटरी वर्ड से याद आ रहा? माइग्रेटरी वर्ड से यानी प्रजाति, ये जो प्रवासी पक्षी होते हैं, ये प्रवासी प्रजातियाँ होती हैं, उनके संरक्षण के लिए बान समझौता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? सी का 2। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो सी का 2 हो गया, ठीक। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड याद आ रहा? मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में क्या रहता है? ये इसमें रहता है वेटलैंड्स, ठीक है। वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमियों का रिकॉर्ड रहता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो बी का 3 और ए का 4, नागोया प्रोटोकॉल फॉर आनुवांशिक संसाधनों में संबंधित पारस्परिक ज्ञान। तो इसका बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। 113 देखिए, नारियल के दूध, कोकोनट मिल्क में निम्नलिखित पदार्थ कौन सा होता है? जल्दी से बता दीजिए भाई। नारियल के दूध में साइटोकाइनिन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन क्या है? ये प्लांट्स की ग्रोथ करता है, ठीक है। प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साइटोकाइनिन। आपने एक अलग से क्वेश्चन पढ़ा होगा ना कि कौन सा हार्मोन है जो पौधों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, तो उसमें पढ़ते होंगे ना साइटोकाइनिन, ये वही साइटोकाइनिन है, ठीक। प्लांट्स की ग्रोथ का मतलब क्या है? प्लांट्स की ग्रोथ कैसे होती है? जब उनका सेल्स का डिवीज़न होता है, यानी कोशिका का विभाजन होता है। तो ये जो साइटोकाइनिन है वो कोशिका विभाजन में कुछ रोल निभा रहा होगा, तभी ना उसका ग्रोथ हो रहा है। कोशिका विभाजन में इसका रोल होता है, ठीक है, इसलिए ग्रोथ होती है। किसका रोल होता है? साइटोकाइनिन हार्मोन का, ठीक है। तो आंसर ये हो गया। चलिए 114 देखिए, बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, बैंगनी प्रकाश का वेवलेंथ सबसे छोटा होता है, वो क्या होता है? जल्दी से बताइए। वेवगियोर, याद आ रहा? वेवगियोर। और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी? सबसे ज़्यादा वेवलेंथ का मतलब जो खूब दूर से दिख जाए आपको, जो खूब दूर से दिख जाए वो उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा। तो सबसे दूर से कौन सा रंग दिखता है? रेड दिख जाता है बहुत दूरी से, ठीक है। इसका मतलब है रेड की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है। और ये जो ऑर्डर होता है वेवलेंथ का, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। तो वायलेट की क्या हो जाएगी? वायलेट की सबसे कम हो जाएगी। तो ये पॉइंट है, सही तो लिखा है कथन। ये सिग्नल वगैरह सब रेड रंग से ही कर रहे हैं ना, सिग्नल वगैरह आप रेलवे में देखते हो, आप रोड पे देखते हो, रोडवेज में देखते हो, सारे सिग्नल रेड कलर से होते हैं ताकि दिख जाए दूर से ही लोगों को, है ना। आप रोडवेज पे सिग्नल जो होते हैं वो रेड कलर से देखते हैं, येलो से भी होते हैं। देखो येलो जस्ट पहले ही है ना, उससे थोड़ा सा ही पहले है ना, मतलब येलो का भी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, ये भी दिख जाता है ठीक ठाक दूरी से। अगर वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट हम लोग स्कैटरिंग से समझें तो इससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकालते हैं? देखो रेड का आपने अभी पढ़ा कि वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यानी ये बहुत दूर से हम लोगों को दिखाई दे जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो लाल रंग जो है वो फैल नहीं रहा है, ठीक है, फैल नहीं रहा है, स्कैटर्ड नहीं हो रहा है, प्रकीर्णन कम से कम हो रहा है। यानी जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, वेवलेंथ को गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, वेवलेंथ जिसकी ज़्यादा है जिस रंग की, उसमें प्रकीर्णन कम से कम होता है। यही सेंस निकला है ना, यही निष्कर्ष निकला, प्रकीर्णन कम से कम हो रहा है। और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, सबसे कम है, वेवलेंथ कम है जिसकी, उसमें प्रकीर्णन क्या होगा? प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी फैल जाएगा रंग। और जब फैल जाएगा वो वातावरण में तो हमें दिखेगा क्या दूरी से, क्योंकि बढ़ गया ना भाई, एक जगह कॉन्सनट्रेटेड नहीं है रंग, वो उसका बिखराव हो गया है। तो जो कॉन्सनट्रेटेड रहेगा वही तो दिखेगा दूरी से। तो अब कारण पढ़िए, उगते और अस्त होते हुए सूरज का चमकीला लाल रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो ये भी पॉइंट ठीक है, यानी ये दोनों इंडिविजुअल सही है। अब ये आप लोग बताना हमें कि ये सही इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मुझे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा हमें गाइड करना। तो इसका आंसर बताना हमें 114 का क्या है, ठीक, मतलब आंसर या तो ये रहेगा या भी रहेगा। आर एक्सप्लेन कर रहा है ए को कि नहीं कर रहा है, ये आप लोग हमें बताना। चलिए आगे बढ़िए। 115 देखिए, मम्स डिसीज़ किसके कारण होता है? जल्दी से बताइए। ये तो भाई वैक्सीन से सही होता है, ठीक है, टीका होता है, टीका लगता है तभी ये मम्स डिसीज़ ख़त्म होती है, ठीक है। और ये वायरल डिसीज़ है, ठीक है, ये क्या है? वायरल डिसीज़ है, वायरल डिसीज़। ये अटैक किसको करती है? सेलिवा ग्लैंड्स को, सेलिवा ग्लैंड्स को अटैक करता है ये बीमारी। सेलिवा ग्लैंड्स यानी लार ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ, ठीक, यानी बी ऑप्शन ठीक है। चलिए 116 देखिए,
उत्तर प्रदेश की भाग्यलक्ष्मी योजना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम उत्तर प्रदेश ने योजना लॉन्च की है तो लड़कियों का भविष्य तो बचेगा। एटलीस्ट पहले लड़की बच जाएं, तब तो लड़कियों का भविष्य बचाओगे। लड़कियां तो बच जाएं, पेट के बाहर आते ही मार दी जाती हैं, कम से कम वो पेट में तो बच जाए। यानी भ्रूण हत्या कम से कम हो भाई, भ्रूण हत्या तो होना है, देखो होना ही है। वो अभी लोगों को समझ में नहीं आएगा इतने जल्दी। जब जापान और चाइना जैसा हाल होगा तब समझ में आएगा कि ये हम क्या कर लिए। जब आदमी लोग ही लोग, वो भी बूढ़े बूढ़े आदमी दिखेंगे, महिलाएं दिखेंगी नहीं तो समझ में आ जाएगा, अभी समझ में नहीं आएगा। खैर गवर्नमेंट अपने स्तर पर कोशिश कर रही है, पुरजोर कोशिश कर रही है कि भाई कम से कम कन्या जो पेट में है वो बाहर कन्या जीवित निकले, मरे ना। जिंदा रहेगी तभी तो पढ़ाई लिखाएंगे, उसका भविष्य बचेगा। मतलब गवर्नमेंट को लालच देना पड़ रहा है पब्लिक को, गवर्नमेंट को लालच देना पड़ रहा है पब्लिक को कि भैया हम तुम्हें लड़कियों के जन्म पे 50,000 रुपये देंगे। लड़कियों को मानना नहीं, इनडायरेक्टली यही मतलब है गवर्नमेंट का कि भैया उसकी भ्रूण हत्या मत करवा देना, उसको पैदा करवा लेना जिंदा। तो 50,000 रुपये जन्म पे मिलेंगे लड़की को, ठीक है, और लड़की की माँ को 5100 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो 50,000 रुपये तो ये मिल गया और 5100 ये मिल गया जन्म पे ही। और जब वो 21 साल की हो जाएगी, 21 साल की हो जाएगी तो उसी लड़की को फिर 2 लाख रुपये और मिलेगा, ठीक है, 2 लाख रुपये। यानी टोटल कितना रुपये होगा, लगभग 2.5 लाख रुपये, ठीक है, 2 लाख रुपये मिलेगा। अगर इसी लालच से यदि लड़की की जान बच रही तो भाई ये लालच सही है फिर, ठीक है, सही है लालच है। अल्टीमेटली लड़की की जान बचनी चाहिए, ठीक है, लड़की का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। खैर सुधार आ रहा है, धीरे धीरे आ भी जाएगा, अब समय लगेगा इन सब चीज़ों में। पुराने ख्यालात में जकड़े हुए हैं, जो नसों में भरा है, जो पानी भर गया है नसों में, वो धीरे धीरे जाएगा ना। तो ये सब कुछ किया किस लिए जा रहा है, रिड्यूस द फीमेल इन्फेंटिसाइड, ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या को कम करने से। चलो भैया ठीक है, यूपी, ये यूपी गवर्नमेंट की योजना है। अच्छा क्वेश्चन में लिखा है यूपी गवर्नमेंट, ठीक, भाग्यलक्ष्मी, चलो बढ़िया योजना है। 117 देखिए प्रसिद्ध, ये क्या है, जे वक्र। अब जे को देखो इन्होंने क्या कन्वर्ट किया है, ट्रांसलेट किया है, स्रा। ये कभी पढ़े होगे, जे कर्व इफेक्ट, ये समझ में आता है भाई। ये जे नाम से कोई होंगे साइंटिस्ट या कोई एक्सपर्ट होगा, वो अपने नाम पे जे कर्व रख दिया होगा। सिरा क्या चीज़ है भाई ये, मतलब हिंदी ट्रांसलेशन पे बड़ी गुस्सा आती है देख के। एटलीस्ट एक बार टैली कर लेना चाहिए था। मतलब यहाँ पर जब लोग टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तब नहीं दिक्कत है, वहाँ पे मेन जब मुख्य परीक्षा दे रहे हैं वहाँ पे बड़ी दिक्कत होती है। चलिए तो देख लेते हैं जे कर्व इफेक्ट क्या है। जे कर्व जो इफेक्ट है वो ट्रेड से संबंधित है, ठीक है, ट्रेड से। अभी कैसे संबंधित है, जे कर्व इफेक्ट में होता है, ये बोल रहे हैं कि जब भी करेंसी का डीवैल्यूएशन होता है, करेंसी का, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, करेंसी का डीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन आप लोग समझते होंगे, ठीक है, डीवैल्यूएशन मतलब मुद्रा की वैल्यू कम हो गई। तो जब करेंसी का डीवैल्यूएशन करती है सरकार, तो उस समय पे जो ट्रेड पे इफेक्ट आता है वो बहुत ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, वर्सन इफेक्ट हो जाते हैं, उसके इफेक्ट वर्स हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। लेकिन शुरुआत में ध्यान रखना हर एक पॉइंट का, जब भी किसी मुद्रा का डीवैल्यूएशन करोगे तो शुरुआत में ट्रेड पे इफेक्ट बेकार रहेंगे, इसके बाद से फिर अचानक से फिर तेज़ी आ जाएगी। ये जे वक्र है, जे वक्र में कुछ इस तरीके का है जे वक्र। देखो ये किस किस से संबंध में, ये ट्रेड से रिलेटेड है, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिख दिया। इस लाइन के ऊपर हमने पॉजिटिव दिखाया, इस लाइन के नीचे नेगेटिव, यानी ये डेफिसिट है, नेगेटिव डेफिसिट होता है, और प्लस क्या होता है, सरप्लस होता है। अभी जे वक्र में बोल रहे हैं इस तरह का ग्राफ बनता है, यानी शुरुआत में जब डीवैल्यूएशन होगा करेंसी का तो आपका ट्रेड नेगेटिव रहेगा, ठीक है, नेगेटिव रहेगा। एक सेकंड, ये जो नीचे ग्राफ दिख रहा है ना, यानी ये नेगेटिव की साइड है ना, तो ये नेगेटिव ट्रेड रहेगा। फिर उसमें धीरे धीरे सुधार होगा, ठीक है, तो फिर ये सरप्लस में आ जाएगा, ठीक है, फिर ये सरप्लस में आ जाएगा। ये जे वक्र है। और ये जो सरप्लस में आ जाएगा, यहाँ पे सरप्लस की तेज़ी देख रहे हो, मतलब कितना जल्दी यहाँ पे क्विक रिकवरी हो रही है। तो क्विक रिकवरी के लिए जाना जाता है ये वक्र। यानी वो तो नॉर्मली तो हम लोगों को भी समझ में आता है कि भाई पहले जब नेगेटिव डेफिसिट में थी और चीज़ें पर धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में चला जाएगा। लेकिन ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ना, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे का सीन नहीं है, यहाँ पे क्विक रिकवरी दिखा रहा है ग्राफ, यहाँ पे ये शो कर रहा है। इस ग्राफ का मतलब समझ रहे हो, क्विक रिकवरी, कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए यहाँ पे नेगेटिव रहा, डेफिसिट में रहा हमारा ट्रेड, और फिर इसके बाद क्विक रिकवरी हुई है, फिर सरप्लस में आ गया। ये जे वक्र है, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है, ये भुगतान संतुलन से संबंधित है, ट्रेड से, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट से, ठीक है, ये ऑप्शन हो गया। 118 देखिए जल्दी से,
मैं इसको मिटा ले रहा हूँ। जस्ट फैक्टर्स को याद रख लीजिए। 1920 की तुलना में 2021 में कृषि निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कृषि निर्यात हो रहा है तो ये अच्छी बात है भाई, किसानों का भला हो, ठीक है, प्रमोट हो, कम से कम प्रमोशन उनको अच्छा लगता है। कृषि प्रोडक्ट यदि हमारे देश का माल दूसरे देश के लोग यदि खा रहे हैं, कृषि प्रोडक्ट खा रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। और यहाँ पे जो वृद्धि है वो 30% का इंक्रीमेंट हुआ, बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखना, ये मुख्य परीक्षा में लिखने में बड़ा मज़ा कर देगा, ये समझ लो +2 नंबर आएगा उस क्वेश्चन में अगर ये सब फैक्ट डाल दिए आपने, ठीक है। तो कृषि से संबंधित निबंध आता ही है, तो उसमें सब दबा के लिखना, ठीक है। बी ऑप्शन हो गया इसका। 119 देखो, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की नहर आधारित पेयजल परियोजना हेतु वर्ल्ड बैंक और AIIB ने 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? वर्ल्ड बैंक प्लस AIIB क्या होता है? AIIB का मतलब है ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, ठीक। इसका मैं हेडक्वार्टर बताना आप लोग कमेंट करके, ठीक है भैया। ये पंजाब को हेल्प मिली है इतना पैसों की, पंजाब को हेल्प मिली है, पंजाब में नहरों का निर्माण होगा और उस नहरों से क्या होगा? पेयजल सुविधा प्रोवाइड की जाएगी सिटीजन्स को, नागरिकों को, ठीक है, पेयजल सुविधा, ठीक है। तो आंसर सी हो गया। चलिए 120 देखिए, इंपॉर्टेंट है लेकिन पुराना क्वेश्चन हो गया, आसान है। मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM, इस पर तो मूवी बन गई अक्षय कुमार की। मार्स यानी मंगल ग्रह के जो मिशन है, तो मार्स कहाँ का था? मॉम, ये तो अपना ही था ना भाई, भारत का था, ठीक है। होप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसको वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, वेस्ट एशिया की जो कंट्री है, कौन? संयुक्त अरब अमीरात, UAE, इनका ये मिशन है, ठीक है, इनका मिशन है होप। 3 पॉइंट हो गया। परजीवेरेंस क्या है? परजीवेरेंस है किसका है? USA का है, ये बहुत पुराना है। परजीवेरेंस का मतलब समझते हैं? लगन होता है हिंदी में। और होप का मतलब क्या होता है? आशा। यदि आप में दोनों चीज़ है ना, तो फिर आप राजा हैं, ठीक है। तो इसका आंसर तो हम लोग पहले भी निकाल सकते थे। 93 ने कहाँ का नाम लग रहा है भाई? ये तो जापानीज़ नाम, चाइनीज़ नाम, साउथ कोरियन नाम, इस तरह का लग रहा है ना। तो इस तरह का देख लो कौन सा देश है, चाइना ही है। तो C का 4, और C का 4 में चलो खैर 2 ऑप्शन है, तो 2 तो रिजेक्ट हो गए ना, ठीक है। तो 93 कहाँ का हो गया? 4 हो गया, यानी इसका आंसर क्या होगा? इसका भी हम लोग इमेज देख ले रहे हैं, तो ये 120 का क्या हो गया आंसर? अब जल्दी से मिला लीजिए ना। परजीवेरेंस कहाँ का देखा हमने? USA का देखा, तो A का 2, D ऑप्शन हो गया इसका, ठीक है। चलिए इस मिशन को देख लीजिए जल्दी से, कहाँ गया? हाँ ये देखिए परजीवेरेंस, ठीक है। परजीवेरेंस कहाँ का था? USA का, ठीक है। नासा, ये रोवर है, ये जो दिख रहा है ये रोवर है, जो चक्के लगे रहते हैं जिसमें, इसको रोवर बोलते हैं, ठीक है। जो वहाँ की सतह पे जाके, मंगल की सतह पे जाके चक्कों की सहायता से आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, और वहाँ की सॉइल वगैरह को रिसर्च वगैरह करते हैं, ठीक है, इमेजेस वगैरह भेजते हैं, इनको रोवर बोलते हैं। ये देखिए तियानवेन कहाँ का है? चाइना का है, ठीक। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एक करंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब अरब कंट्रीज़ भी इस तरह के मिशन में सक्सेस हो रही हैं, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। UAE का है, ठीक है, होप मिशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और मोम की ज़रूरत नहीं है देखने की, वो तो हम लोग जानते हैं, ठीक है भैया। तो ये आज का वीडियो था, शाम तक डाल देंगे बाकी क्वेश्चन, यानी 121 से 150, ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।